आप देख रहे हैं अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। ट्रंप की होर्मुज रंगदारी, क्या इसी वजह से अब दुनिया में मंदी, महंगाई और तबाही का वो अंदेशा जो पहले से चला आ रहा था वो और ज्यादा बड़ा हो गया? और क्या ईरान जब ये कर रहा था, कह रहा था, तो ईरान गलत था, लेकिन ट्रंप यही कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो ट्रंप सही है? ईरान के लिए जो गलत है वो ट्रंप के लिए सही कैसे हो जाता है? ट्रंप अपने लिए इस तरह का डबल स्टैंडर्ड लेकर क्यों चल रहे हैं? और अमेरिका ऐसा करेगा तो केवल इस जगह पर यह बात महदूद रहेगी, या दुनिया में जितने चोक पॉइंट्स हैं, समुद्री व्यापार जहां से होकर गुजरता है, वो सकरे रास्ते, क्या इनको लेकर अब ये कंफ्यूजन, ये एम्बिग्विटी और आने वाले दिनों में मेरा दावा तेरा दावा, मैं भी यहां दावा करूंगा, मैं भी कब्जा करूंगा, इस तरह की होड़ और ज्यादा बढ़ जाने वाली है क्या? और क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक बुरा संकेत है? पहले एक खबर देखिए। सऊदी सेना का हूती पर बड़ा आरोप। हूती विद्रोही समुद्री शिपिंग को टारगेट कर रहे हैं, लाल सागर में समुद्री शिपिंग पर हमले कर रहे हैं, बाब अल मंदेब में भी जहाजों पर खतरा बढ़ा। सऊदी को सता रही है समुद्री व्यापार की चिंता। हूती शांति प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम है सऊदी की तरफ से यमन में हुआ हमला और उसके बाद हूती विद्रोही अब एक्टिव हो गए हैं। पहले यहां जहाज की लैंडिंग को अपोज कर रहा था सऊदी, और यहां पर इसीलिए कल आपको हमने तस्वीरों में दिखाया था किस तरीके से उसने यहां एयरपोर्ट पर बम बरसाए थे, सना एयरपोर्ट पर। और उसके बाद से जो स्थितियां हैं वो ये हैं, जिसका अभी ताजा अपडेट वो जो मैं आपको बता रहा हूं। सऊदी सेना का हूती पर बड़ा आरोप सामने आया है। हूती विद्रोही समुद्री शिपिंग को टारगेट कर रहे हैं, लाल सागर में समुद्री शिपिंग। अब लाल सागर में भी बात पहुंच गई है तो जाहिर है बाब अल मंदेब निशाने पर आ रहा है। बाब अल मंदेब में जहाजों पर खतरा बढ़ गया है। समुद्र का रास्ता यहां भी असुरक्षित हो रहा है। सऊदी को यह सता रहा है कि समुद्री व्यापार यहां से अब कैसे होगा। हूती शांति प्रयासों का विरोध कर रहे हैं, सऊदी ये कह रहा है। तो होर्मुज में पहले से ही संकट है, वो संकट लगातार सुलझता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, और गहराता जाएगा वहां संकट, ऐसा ही दिखाई दे रहा है फिलहाल। और बाब अल मंदेब भी, वहां पर भी अगर अब इसी तरह की अशांति हो जाती है तो यह कितना बड़ा खतरा होगा, पूरी दुनिया के लिए इसके मायने क्या होंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं कुछ ही देर में आपको वो समझाएंगे, लेकिन ये देखिए कुछ ही घंटों में हूती का सऊदी पर जवाबी हमला हुआ है। कल शाम को मैंने आपको इसी वक्त ताज़ा तस्वीरें दिखाई थी जब सना एयरपोर्ट पर हमला किया गया था सऊदी की तरफ से यमन में, और हूती ने सऊदी के आभा एयरपोर्ट पर दागी है मिसाइलें। हमले के बाद एयरपोर्ट की सभी उड़ानें बंद हैं। हूती के हमलों से एयरपोर्ट के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सऊदी सैन्य ठिकाने की ओर जाती हुई दिखाई दी कई मिसाइलें। तो इधर यमन की तरफ से भी पलटवार किया गया है, और कल ईरान ने भी यह कह दिया था कि इसके नतीजे गंभीर होंगे। अब जरा यहां पर देखिए, यूरोप की विमानन सुरक्षा एजेंसी की एडवाइजरी, बहरीन, कुवैत, कतर के ऊपर से उड़ान न भरा जाए। यहां इस हिस्से में आसमान का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी गई है। 29 जुलाई तक उड़ान से बचने की सलाह दी गई है, ऐसा कि एयरलाइंस कंपनियों को एडवाइजरी। यहां उड़ानें सुरक्षित नहीं हैं, और जाहिर है यहां आने वाले दिनों में भी तनाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फोर्सी किया जा रहा है, इसीलिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। अगली खबर देखिए, दक्षिण पश्चिमी ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स के नए हमलों की खबर है। ईरानी मीडिया के अनुसार कई इलाकों को निशाना बनाया गया। मशहर आबादान में हमले की सूचना, इमाम खोमैनी पोर्ट पर भी हमले की खबर, ईरानी मीडिया ने हमले की सूचना दी है। अब यहां इस जगह क्या चल रहा है वो भी जरा देखते चलिए। यहां ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर है, दक्षिण पश्चिमी ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स के नए हमलों की खबर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। मशहर में आबादान में हमले की सूचना मिली है। इमाम खोमैनी पोर्ट पर भी हमले की सूचना आई है। ईरानी मीडिया ने इस हमले को स्वीकारा है और दुनिया को बताया। उन्हीं हमलों में से कुछ की तस्वीरें यहां आपके सामने। अमेरिका की तरफ से हो रहे ये लगातार हमले, और इस बीच अब डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि होर्मुज को कंट्रोल हम करेंगे। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजराइल ने अमेरिकी टैंकर विमानों पर रोक लगाई। अब और रिफ्यूलिंग विमान बेन गुरियन पर नहीं उतरेंगे। 20 अमेरिकी टैंकर विमान पहले ही बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इजराइल के परिवहन मंत्री का यह ऐलान है। इजराइल के परिवहन मंत्री ने कहा है कि अब और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यहां पर नहीं उतारे जाएंगे। इजराइल ने अमेरिकी टैंकर विमानों पर रोक लगाई। अब और रिफ्यूलिंग विमान बेन गुरियन पर नहीं उतरेंगे। 20 अमेरिकी टैंकर विमान यहां बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इजराइल के परिवहन मंत्री का यह ऐलान। तो ये क्या दोनों अमेरिका और इजराइल के बीच में किसी
रणनीति के तहत अब यह तय किया गया है कि और ज्यादा रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए। ये यहाँ किसी तरह का मतभेद है या यहाँ किसी तरह का किसी एक मामले में विरोधाभास है अमेरिका और इजराइल के बीच में, जो यहाँ देखने को मिल रहा है। इन खबरों की तर्जुमानी कैसे किया जाना चाहिए, बाब अल मंदेब में सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी आने वाले दिनों में, इसको कैसे एंटिसिपेट किया जाए, और इधर होर्मुज में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। होर्मुज में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जब वो ईरान कर रहा है तो गलत हो जाता है, ट्रंप के किए सही कैसा हो जाता है, कैसे हो जाता है, यही समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अमिताभ भी हमारे साथ इस चर्चा में, दोनों मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेवल कैप्टन पुनीत मल्होत्रा, खासतौर से होर्मुज के इलाके को बहुत अच्छे से समझते हैं, इस जगह पर वो सर्व भी कर चुके हैं, इस इलाके को बहुत अच्छे से पहचानने जानने की वजह से आज हमारे साथ इस चर्चा में वो भी हिस्सा ले रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अमेरिका से हमको ज्वाइन कर रही हैं, उनका भी बहुत स्वागत। लेकिन पहले ये खबर देखिए, ईरान के सारावान शहर पर अमेरिका का हमला, पाकिस्तानी सीमा के करीब रिहायशी इलाके पर बमबारी हुई है। तटीय इलाकों के बाद अब अंदरूनी ठिकानों पर हमला हुआ है। मिसाइल लॉन्चिंग बेस को तबाह करने की कोशिश की गई है। जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में एयर स्ट्राइक की गई है। यहां उसे स्ट्राइक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को देखिए और आवाजों को सुनिए। इलाकों पर और इधर पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग इलाके हैं ईरान के, वहां पर भी निशाना बनाया जा रहा है उन इलाकों को, और कहा जा रहा है ये वो इलाके हैं जहां से मिसाइल लॉन्च की जाती रही है, और उन्हीं निशानों को आइडेंटिफाई, उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद ये कहा जा रहा है। और यहां देखिए, अमेरिकी बमबारी से ईरान में कोहराम मचा हुआ है। अमेरिका का ईरान पर लगातार 5 घंटे तक हमला हुआ है। अमेरिकी हमलों से लाल हुआ तेहरान का आसमान। ये देखिए, रात के वक्त ली गई ये तस्वीरें, यहां भी आसमान स्याह होने के बजाय आपको लाल दिखाई देगा। ये तेज ऊंची लपटें, ये भयानक धुएं का गुबार, और जब यहां नीचे आग लगी होती है, ऊपर ये धुएं का गुबार और वो डस्ट पार्टिकल्स, वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं रोशनी को वापस जमीन की तरफ, और ऐसा आभास होता है जैसे आसमान लाल हो गया। होर्मुज में ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं। सेंटकॉम ने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं। ये भीषण ताबड़तोड़ हमले जो अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या ईरान वाकई पूरी तरह से ध्वस्त और नेस्तोनाबूद होगा, या ईरान को एक बार फिर हल्के में लेने की गलती कर रहा है अमेरिका, और क्या होने वाला है इसका रिजल्टेंट पूरी दुनिया के लिए? आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, और पहले आपसे समझते हैं कर्नल साहब, ये होर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब की भी बारी है क्या? जय हिंद, नमस्कार दिनेश। अगर सीधी बात करें तो अगर शुरुआत में आपको याद होगा हमने कहा था तब भी कि होर्मुज इज ओनली अ टर्निंग पॉइंट। आप देखेंगे ये बढ़ेगा, आज नहीं बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, कल नहीं बढ़ेगा, 2 महीने बाद बढ़ेगा। हम हमेशा से वेट कर रहे थे कि हुतीज इसमें कब आएंगे, और हुतीज का आने का मतलब होता है बाब अल मंदेब, उसके अलावा और कहीं कोई वॉट नहीं है, और वो आएगा। क्योंकि आज नहीं तो कल आप ये ज़रूर देखेंगे कि होर्मुज के ऊपर मैं मान सकता हूं कि यूएस की जो सुपीरियॉरिटी नेवल है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट ज़रूर कर लेगी, उसको टेक ओवर नहीं कर पाएगी। टेक ओवर के लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे, और वो आप कभी नहीं करेंगे। और मैं तो कहूँगा यूएस, आप इस तरह की गलती करना भी मत। बाब अल मंदेब विल बी योर नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको लगता है क्या कि ये प्रोवोक करके एक तरीके से हूतियों को जगाया गया है? हूती जो अभी तक उतने एक्टिवेटेड नहीं दिखाई दे रहे थे, उनको जानबूझ के उनको एक तरीके से सोते से जगाया गया है, या ये वक्त तय था, इस समय हूतियों को अब एक्टिव हो जाना तय था इस जंक्चर पर? क्योंकि होर्मुज में जिस तरीके से चीजें अप एंड डाउन होती चली जा रही हैं, बाब अल मंदेब पर भी ईरान अपनी ताकत को असर्ट करके पूरी दुनिया को ये दिखाएगा कि केवल ये नहीं, ये भी हमारे ये पास में है। प्रोफेसर अमिताभ, क्या इस समय इसको होना ही था, या उनको प्रोवोक किया गया हूतियों को? देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला इंसिडेंट जो हुआ है, जो सना में नहीं लैंड करके हुदैदा में लैंड किया है, मुझे लग रहा है इसमें हूतियों की प्लानिंग के सरगना, या जो कह लें उनके कमांडर्स थे, जो ईरान से इंस्ट्रक्शंस लेके आ रहे थे। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये थी कि इनमें सारे लोग हैं। इसी के लिए ये एक प्रतीकात्मक अटैक किया गया है कि अगर हूती भी आ जाते हैं तो ये वॉर डिफिकल्ट होगा। लेकिन उसमें वही है ना कि चिकन और एग वाला हिसाब है कि पहले सऊदियों ने छेड़ा या पहले हूतियों ने छेड़ा। कहा यह जा रहा है कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस लेके आए थे, इनके पास सारे असले मौजूद थे, अब वो वॉर शुरू करना चाहते थे। तो अब हूतियों के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं रह गया कि वो इस वॉर में नहीं एंटर करें। अगर वो एंटर करते हैं तो ऑलरेडी होर्मुज बंद है, सुएज बंद करने की कोशिश करेंगे, यानी जो बाब अल मंदेब की तरफ है,
उसमें नुकसान किसका होगा? दुनिया का। तो उस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें, हुती अब इन्वॉल्व होंगे, और यही नहीं, जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, अब मुझे लग रहा है जीसीसी के कंट्रीज भी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को जो अफेक्ट कर रहा है वो भी इन्वॉल्व होंगे। यानी ये वॉर जो है वो वाइडर स्केल पे होगा, ईरान को उसको रिसीविंग एंड पे रखना होगा। मुझे ऐसा देखकर ये ऐसा ही लग रहा है। अब ये लड़ाई और ज्यादा व्यापक होगी, और ज्यादा प्लेयर्स इसमें शुमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर यह है कि ईरान पर अमेरिका का लगातार तीसरी रात बड़ा हमला हुआ है। दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में बहुत बड़े धमाके हुए हैं, अभी तस्वीरों में आपको दिखाता हूं। सिरिक पर अमेरिकी सेना का सबसे भीषण प्रहार हुआ है। बहरीन से दागी गई मिसाइलों से दहला बुशहर शहर। लगातार अमेरिकी हमलों से दहशत में है पूरा ईरान। अब ये जो हमले हुए हैं ईरान में, लगातार तीसरी रात ये जो हमले हुए हैं, ये क्या बता रहे हैं अमेरिका की स्ट्रैटेजी के बारे में? अमेरिका की तरफ से होर्मुज में हुए ईरानी हमलों के जवाब में क्या ये प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन है, या असल में उसके रिटेलिएशन नहीं, अमेरिका की किसी दूसरी ही प्लानिंग के बारे में ये हमले इशारा कर रहे हैं? पुनीत जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी हमला। कहां कहां पर ये हमले हुए हैं? ये हमले बुशहर में हुए हैं। जनरली पिछले बार अगर आपने देखा हो, जब ये लड़ाई 28 तारीख फरवरी में शुरू हुई 2026, बुशहर से बचा जा रहा था, लेकिन बुशहर के आसपास इस बार खूब धमाके हो रहे हैं। चाबहार, जास्क, खोनारक, अबू मूसा द्वीप, बंदर अब्बास, केश आइलैंड, मशहर, सारावन और तबरीज, ये वो तमाम इलाके हैं जहां इस बार अमेरिका ने पिछली 3 रातों में ईरान को थर्रा दिया है। नौसैनिक बेस और बंदरगाह पर हमला हुआ है। IRGC के पेट्रोल बोट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स को टारगेट किया गया है। सेंटकॉम ने 5 घंटे का ये ऑपरेशन किया है। पुनीत जी, इन हमलों को आप कैसे देख रहे हैं, और होर्मुज में अब आप क्या होता देख रहे हैं? ये और इंटेंस हो गया मामला। अमेरिका जो कर रहा है वो क्या वाकई ईरान के प्रोवोकेशन की वजह से कर रहा है, या अमेरिका का अपना जो प्लॉट है वो धीरे धीरे उस पर अमल कर रहा है? ये जरूर है कि ठीकरा वो ईरान पर फोड़ता चल रहा है। गुड इवनिंग दिनेश साहब, आई एम ऑनर्ड टू बी विद यू एंड विद योर पैनलिस्ट। अच्छा, मैं कुछ टाइम पहले जाना चाहूंगा, जहां तक मैं हॉर्मुज में आऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या है कि अभी से करीब 1-1.5 साल पहले से ही हुतीज बदमाशी कर रहे थे। जो बाब अल मंडब स्ट्रेट से जहाज निकल रहे थे, उन जो स्पेशली इजरायली शिप से या बाउंड टूवर्ड्स इजराइल, उनको ऑलरेडी या तो हाईजैक कर रहे थे या उनको कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल अड़ा रहे थे। अब दूसरा पहलू ये है, पहले मैं ये बाब अल मंडब का स्ट्रेट का कवर कर लूं, क्योंकि एक पोर्ट है यानबू, which lies on the west coast of Saudi Arabia, which is in the Red Sea. जो मुझको समझ में आ रहा है स्ट्रेटेजिकली, ये उनके यानबू पोर्ट को भी एक तरह से ब्लॉक कर देंगे। सुएज कैनाल तो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सऊदियों ने सोचा होगा उनके रास्ता नूरा पोर्ट से ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द हॉर्मुज। वो शायद पाइपलाइन बिछाने की सोच रहे होंगे टू गो टू फ्रॉम रास्ता नूरा विच इज इन द सेंट्रल ऑफ सऊदी अरेबिया टुवर्ड्स यानबू, यानी वो रास्ता भी ब्लॉक कर देंगे। अब अगर हम हॉर्मुज की बात पे आते हैं, मैं बहुत पहले से ही अर्ज कर रहा हूं आपके चैनल पे भी और पे भी कि यस, हॉर्मुज का कब्जा ईरान कभी नहीं छोड़ेगा। आज की डेट में यूएस भी उस पे एक टैरिफ में से कुछ कमाना चाहता है। और मजे की बात तो ये है, जो यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ सी है, उसका ना तो सिग्नेटरी ईरान है, ना आपका क्या कहते हैं यूएस है। तो ये मुद्दा बहुत गर्माएगा। मेरे को तो ये सोच के थोड़ा एप्रीहेंशन और डर भी लग रहा है। सर, तो ये तो केस इन पॉइंट बनेगा आने वाले दिनों में। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तो केस बन जाएगा आने वाले दिनों में कि दुनिया में जहां जहां चोक पॉइंट्स हैं, वहां जिसका आसपास का जो दादा हो उस जगह जाकर बैठ जाए और वो ये कहे कि यहां से तो आवाजाही नहीं होगी। रिटेलिएशन में दूसरे को लगे, वो कहे हाँ हम भी नहीं जाने देंगे। हो गया फिर तो इस तरह दुनिया चल ली। मैं आपके पास वापस आता हूं। ईरान पर नॉन स्टॉप बमबारी का ट्रंप ने किया ऐलान। ट्रंप ने कहा हमारे पास ईरान के टारगेट की लंबी लिस्ट है। ईरानी सैन्य लीडरशिप की लोकेशन पर अमेरिका की नजर। ट्रंप का सीधा इशारा, बहुत जल्द होगा बड़ा सफाया। गयूर मौलाई साहब, ईरान कैसे देख रहा है इसको? किस हद तक ये सब झेलने के लिए तैयार है ईरान? ये सबसे पहले तो दावत देने के लिए शुक्रिया। अपने तमाम सीनियर साथियों और दर्शकों को आदाब, जय हिंद।
देखिए, जिस वक्त ईरान पर हमला हुआ उस वक्त ही ईरान ने कहा था कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हमें मजबूर करके इस जंग में घसीट ही लिया गया है तो ईरान जब तक कोई निर्णायक नतीजा नहीं आ जाता, और वो निर्णायक नतीजा भी अमेरिका पर निर्णायक जीत और ईरान दुश्मनों पर ऐसी जीत कि वो कभी दोबारा ईरान के खिलाफ ऐसा दुस्साहस ना कर सकें, ईरान जब तक ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच जाता जब तक जंग करने के लिए तैयार है। और ये सिर्फ ईरान की लीडरशिप या कहा जाए कि ईरान के टॉप ऑफिसर्स का ही नतीजा नहीं है, बल्कि आपने अगर देखा हो आयतुल्लाह खामनेई का जो अंतिम कार्यक्रम हुआ उसमें भी 4 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने शिरकत की, तो सबकी एक ही मांग थी कि दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, कातिलों को उनकी सजा दी जाए, और कातिलों की जो सजा है वाकई उन्हें जब तक उस सजा पर नहीं पहुंचाया जाता तब तक ईरान राष्ट्र सुकून से नहीं बैठेगा। यानी कहा जाए कि ट्रंप की तरफ से जितनी भी धमकियां मिल रही हैं या उनके सहयोगियों की तरफ से जितनी भी बयानबाजी हो रही है, ईरान उसे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता। ईरान नजर रखता है जंग के नतीजों पर, और जंग के मैदान में जो कुछ हो रहा है ईरानी जनता अपनी फौज के साथ, अपनी सेना के साथ मजबूती से डटी हुई है। और मैं समझता हूं जितना सहयोग ईरानी आर्मी को, ईरानी सरकार को, ईरानी लेकिन आपको ये लगता है क्या गयूर मौलाई साहब, ये बात ठीक है, ये सॉलिडेरिटी ठीक है, ये वतन परस्ती भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वतन के लोगों से होता है, और ये जो वहां कयामत बर्पा हो रही है, हर दिन 4-4, 5-5 घंटे की बमबारी, इसमें आप और हफ्ते 1.5 हफ्ते में क्या होते हुए देख रहे हैं? सर, आपने सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखा कि ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में जो बमबारी हो रही है उसका कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि ईरान जो रिटेलिएट कर रहा है जॉर्डन से लेकर बहरीन तक, बहरीन से लेकर यूएई तक, और इलाके में जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं, वो अड्डे जिन्हें अमेरिका ने 6-6, 7-7 दशक मेहनत करके बनाया, उन अड्डों को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। ये तस्वीरें भी दुनिया के सामने आनी चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडा मीडिया है सिर्फ नहीं, ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप प्रोपोर्शनेट बराबरी कर पा रहे हैं क्या? खास तौर से इस बार का जो राउंड शुरू हुआ है उसमें ऐसा हो पा रहा है क्या? मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक खबर बताने के बाद, होर्मुज पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखिए। ईरानी संसद में होर्मुज स्ट्रेट पर नया कानून पेश, इजराइल और विरोधी देशों के शिप पर पूर्ण प्रतिबंध। सांसद इब्राहिम अजीजी ने कहा, होर्मुज हमारी आखिरी रेड लाइन, दुश्मनों को नींद उड़ाने के लिए, उनकी नींद उड़ाने के लिए ईरान सख्त कदम उठाएगा, ये बात भी कही गई। अब पूर्णिमा जी के पास एक बार जाना है ये समझने के लिए कि पूर्णिमा जी इस बार आप लोग क्या असेस कर रहे हैं, असल में डोनाल्ड ट्रंप का इस बार का लक्ष्य क्या है, वो क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। दिनेश जी, मेरे ख्याल से जो यूरेनियम है उसको जब्त करने की कोशिश हो रही है इस बार स्पेसिफिकली। पहले एक बार कोशिश हुआ था, उसमें असफल रह गए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको याद दिला दूँ, जो कंट्री दुनिया को जाके लेक्चर देती है कि ईरान का कोई अधिकार नहीं है वहाँ पे अपने वाटर में डेरा बसाए, लेकिन अमेरिका थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इधर से जाके वहाँ पे डेरा बसाने के लिए जगह बैठ गए। दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर उंगली उठाए। ये आज पहली बार तो नहीं है। जब मदुरो को किडनैप करके लेके गए थे, जब आयतुल्ला को मारे थे, जब 50 ऑफ द लीडरशिप ऑफ ईरान आप मारे थे, जब आप बयान देते हो क्यूबा को, यू आर गोइंग टू टेक क्यूबा, आप बोल रहे हो कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे, आप बोलते हो इंडिया को रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, नहीं तो 500% तारीफ लगा देंगे। ऐसे जो बयानबाजी आती है, कोई दुनिया की सारी कंट्रीज एकजुट होकर बोलना चाहिए कि ये क्या माफियागिरी चल रही है दुनिया में। जो भी चाहे, जब भी चाहिए, जहाँ भी चाहिए, कुछ भी कर सकता है और दुनिया चुप है। आज आप ईरान की मुद्दा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रही है। इनडायरेक्ट अगर इम्पैक्ट होता तो इसके बारे में कोई बड़े बड़े न्यूज़ शोज नहीं बनती। यही प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज वेरी, मेरा तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर आज अमेरिका ये कर सकता है दिनेश जी, कल कोई भी कर सकता है। आज जंगल राज शुरू हो चुका है और अमेरिका बोलता है कि माइट इज राइट, तो कोई भी कंट्री करे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ईरान करे, ईरान अभी ये कोई लॉज में सिग्नेटरी है नहीं है, इसका क्या मतलब बनता है? कल की बात बोलती हूँ आपको, मार्को रूबियो ने स्पेसिफिकली बोल रहा है कि मार्को रूबियो एंड अमेरिका इज डिसमेंटलिंग आईसीसी। आप मुझे बताइए, दे आर कमिटिंग वॉर क्राइम्स
और दिन दहाड़े में ब्रॉड डे लाइट में लोगों को मार रहे हैं, और किन लोगों को मार रहे हैं, अदर पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, और दे वांट टू सिंपली गो स्कॉट फ्री। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू डू। और आप लोग चुप करके वो लोग मान लेंगे ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे माइट इज राइट, अमेरिका इज राइट। तो अमेरिका राइट हो तो चाइना को राइट होने बोलो, और रशिया राइट होने बोलो, उसके बाद यूक्रेन आएगा, उसके बाद पाकिस्तान आएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट आप उठा रही हैं। ये असल में ये देखा जाए तो ये इन तमाम मुद्दों से बड़ी बात है कि आखिर ये जाकर रुकने वाला कहां है, और क्या ताकत की नुमाइश अब दुनिया में ताकतवर देशों की तरफ से इस तरीके से होगी, माई वे और हाईवे। अमेरिका जो कर रहा है, क्या वो धीरे धीरे एक महामारी के तौर पर बाकी के ताकतवर मुल्कों तक भी जाने वाली है बात क्या? होर्मुज स्ट्रेट पर पीछे नहीं हटेगी ईरानी सेना। इस बीच ये ऐलान भी देखिए, होर्मुज को बंद रखने के फैसले पर ईरान अड़ा हुआ है। अमेरिकी आक्रामकता से नहीं खुलने वाला है रास्ता, यह बात स्पष्ट कर दी गई है। ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान एकमात्र रास्ता है जिससे होर्मुज खोला जा सकता है। शहीद नेताओं के खून का बदला लेगी ईरान की सेना। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह दावा प्रोफेसर अमिताभ पहले ही तय कर दिया गया है कि ये हमारे टारगेट हैं, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, और बड़ी लंबी लिस्ट है। और ये कह रहे हैं कि ये लेजिटिमेट टारगेट हैं, ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। और इधर दूसरी तरफ होर्मुज को लेकर भी ऐलान हो गया है। कहीं कोई, और खासतौर से वो एमओयू जिसको कहा जा रहा है दोनों में से किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया है, क्या वो इन प्लेस माना जाएगा? देखिए, अब तो जिस हिसाब से ये युद्ध आगे बढ़ा है, मुझे नहीं लगता है इन प्लेस होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ होर्मुज ही नहीं था, उसमें था उन पर सैंक्शंस खत्म किए जाएंगे, वो तेल बेच सकेंगे, उन पर जो उनके जो पैसे फंसे पड़े थे वो वापस मिलेंगे। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सारा होर्मुज आके रुक गया। तो मुझे नहीं लगता है एमओयू इस तरह से जो जून 17 को एस्टैब्लिश हुआ था, 3 सप्ताह में वो तार हो गया। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि क्या ये जो प्रकरण हो रहा है, चलिए इजराइल ने शुरू कराया, उसमें अमेरिका साथ हो गया, इस समय इजराइल कहाँ है? और इजराइल अभी भी उसी गलतफहमी में है कि अगर वो अमेरिका को भड़काता रहा, ट्रंप को भड़काता रहा कि आपके हत्या के प्रयास हो रहे हैं, तो फिर से उन पर काबिज होने की कोशिश करेगा। अमेरिका ने इस बार बड़ा क्लियर अपना रुख रखा है कि इजराइल को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई उनकी है। होर्मुज बंद किया है, इसके लिए अमेरिका पार्शली या मॉरली रिस्पॉन्सिबल है, वो उनको छुड़ाएगा। लेकिन ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं, अगर आप उनको ध्यान से भी देखें तो कभी कुछ, कभी होर्मुज खुला है, कभी होर्मुज बंद है, कभी 20% नहीं ले सकते, कभी 20% लेंगे। तो इस तरह की नीतियों से तो और कंफ्यूजन बढ़ रहा है। इस प्रोसेस में घाटा किसको हो रहा है? तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स के दाम के पॉकेट हल्के हो रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर देखा जाए, जो अमेरिका की नीति थी शुरू से लेकर अब तक, या आगे आने वाले दिनों में भी हम यही देखेंगे, वो ढुलमुल नीति थी। क्या करेंगे? वो ऑफ द कफ रिमार्क होगा, अगर कह दिया तो वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जो ट्रंप साहब का आदत। कर्नल साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले ये खबर, ये अच्छा अगले 15 सेकंड सर। हाँ प्रोफेसर, तो इसी तरह चलेगा। मुझे नहीं लगता एमओयू का अब कोई बेसिस रह गया है यहाँ पर। बहरीन में यूनाइटेड स्टेट्स के 5वें बेड़े पर हमला हुआ है। शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। जॉर्डन में भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, और ये जाहिर है तगड़ा पलटवार ईरान की तरफ से भी है। खाड़ी देशों पर ईरान का नई मिसाइलों से हमला भी देखने को मिला है। कतर, बहरीन पर मैसेज लिखकर मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइलों पर लिखा गया है गेम ओवर यूएसए। अमेरिकी सेना की 5th फ्लीट पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया इसे। पश्चिम एशिया के 6 देशों में अमेरिकी बेस टारगेट किए गए हैं। यहां कल भी जो मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से, उसमें भी ये देखा गया था कि 3000 से ज्यादा बार कैसे ट्रंप ने झूठ बोला है, और वो झूठ, उस झूठ के संदर्भ में वेस्ट की मीडिया ने पहले जो लेख लिखा था वही लेख फाड़कर चिपकाया गया मिसाइलों पर और दाग दी गई मिसाइलें, ये बताने के लिए कि हमको अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अमेरिका एक झूठा देश है। अब देखिए जरा अमेरिकी हमलों पर ईरान की तरफ से क्या पलटवार आया। बहरीन में 5th फ्लीट और शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। माफ कीजिए। कुवैत में अली अल सलेम में एयरबेस को निशाना बनाया गया। अहमद अल जाबेर एयरबेस को निशाना बनाया गया। जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस को निशाना बनाया गया। होर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर हमला बोला गया। एक MQ-1 ड्रोन को भी टारगेट किया गया है, और इसको क्लेम भी किया गया है ईरान की तरफ से। और होर्मुज में UAE के 2 ऑयल सुपर टैंकर को भी निशाना बनाया गया है। मोम्बासा और अलबहिया पर हमला किया गया है। यहां यह भी देखिए कि अलबहिया और MT मोम्बासा पर 30 भारतीय नाविक सवार थे।
अलबहिया पर 12 भारतीयों में 1 की मौत हुई है, 1 घायल है। मोम्बासा में 18 भारतीयों में 9 घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है। कर्नल शैलेंद्र, ये होर्मुज को लेकर अमेरिका की इस दादागिरी से गिरह और उलझ जाएगी या इसी से गिरह खुलेगी? मुझे लगता है दिनेश, अगर इंडिया एक अकेला कंट्री होगा जो इसमें सबसे निष्पक्ष होकर अपनी राय रख सकता है, इवैल्यूएशन कर सकता है। मुझे एक छोटा सा रीजन बता दीजिए, हॉर्मुज में उन वीएलसीसी के ऊपर ईरान का अटैक करने का क्या औचित्य है? मतलब अगर 1 मिनट के लिए मैं मान लूं कि कोई जहाज आपकी डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्दर्न वाली चैनल जो कि हॉर्मुज के साउथ में है, जो ईरान क्लेम करता है उसकी है, बोले अगर उसमें से नहीं जाएगा तो हम उस पर अटैक कर देंगे, तो फिर आपने वो जो एजेंडा नंबर 5 है MOU में, वो फिर आपने किया क्यों था? भाई आप एक बात बताइए, जैसे आपका टेरिटोरियल वाटर है 12-13 नॉटिकल माइल का, ओमान का भी अपना वाटर है, अगर ओमान के वाटर में कोई जहाज जाएगा तो आप उस पर स्ट्राइक कर देंगे। वेल, बहुत बढ़िया बात है, उससे एक स्टेप आगे चलते हैं। चलिए, ईरान ने बिल्कुल गलत काम किया कि स्ट्राइक कर दी, इसका मतलब US 150-80-90 स्ट्राइक करेगा ईरान में, क्योंकि उन्होंने एक MOU कर पीस अकॉर्ड किया हुआ है। यह है आपका पीस अकॉर्ड। मैं तो आप सबके सामने ये बताना चाहूँगा, अभी किसी साहब ने कहा कि US के सारे अड्डे जो हैं वो मिट्टी में मिला दिए। अगर मिट्टी में मिला दिए तो ख़त्म करो अब लड़ाई, अगर वो मिट्टी में मिल गए हैं। मुझे आप एक रीज़न दे दीजिए कि कोई बोल रहा है कि यूरेनियम ढूंढ रहे हैं, कि यूरेनियम की लड़ाई है। भाई साहब, यूरेनियम ना हो गया जिन्न हो गया, मतलब यूरेनियम क्या चीज़ हो। तो आपने ये MOU साइन किस लिए किया था? आप दुनिया का बेवकूफ़ बना रहे थे। आपने बढ़ चढ़कर कहा था कि ये हमें मंजूर नहीं है कि ईरान टोल लेगा या चार्जेस लेगा। आज आप बोल रहे हो मिस्टर ट्रम्प 20% आप भी लोगे, मतलब क्या बढ़िया है। दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। अब तो ये 20% जो पहले किसी के लिए ताना होता था पाकिस्तान में, मिस्टर 20%, 10%, अब 10%, हाँ अब ये मिस्टर 20% ऑफिशियल हो गए हैं ये। लेकिन अब मैं जरा इसको लेकर पुनीत साहब के पास जाना चाहता हूं। ये एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, क्या पुनीत जी आपको यह भी लगता है कि अमेरिका को सडनली रियलाइज हुआ, पता नहीं आउट ऑफ व्हाट एंड वेयर, कि उनका शायद कोई इस तरीके से हित नहीं होने वाला, और ये जो MOU बना है ये पूरी दुनिया में मैसेजिंग जा रही है कि ये इंक्लाइन टुवर्ड्स ईरान है और अमेरिका के हाथ में कुछ लगा नहीं है। तो जनरली इस तरीके की जगहों से जहां से वो हारने के बाद भी खुद निकलते थे और अपना ढोल नगाड़ा खुद ही बजा के अपनी जीत का ऐलान कर देते थे, इस बार ये वाला फॉर्मूला चल नहीं रहा था। इसलिए क्या उनको ये होर्मुज वाले इवेंट का बहाना बनाकर फुल थ्रॉटल वापस लौटना पड़ा है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिनेश साहब। एंड जैसे एज ऑफ नाउ ईरान हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स सुपरमेसी इन द पर्शियन गल्फ। उसने कुवैत, इराक, आपका कतर, सऊदी अरेबिया सबको, या UAE सबको जैम करके रख दिया है। Iran has shown that they are the boss of this and they have the exit and outlet of this the Persian Gulf, which is Straits of Hormuz. अब एक तो मैं पहले भी पहलू बता चुका था आपका रेड सी का कि यानबू पोर्ट भी ब्लॉक हो जाएगा जब ये बाबल मंडप होगा। तो एज फार एज Saudi Arabia is concerned, Saudi Arabia will be at the mercy of Iran. Point number 2, I have my full cognizance and support to the comment of my Colonel Saab, what he said कि boots of ground is required, because क्या है कि अगर US Navy 130 नॉटिकल माइल ड्यू साउथ ईस्ट ऑफ हॉर्मुज बैठी है तो उनके बड़े बड़े जहाज जाके वहां उनको ठोक क्यों नहीं देते? Why? Because Iran has developed the FRC, जैसे ड्रोन उन्होंने निकाले हैं, FRC निकाली है जिसकी फास्ट रेस्क्यू क्राफ्ट जिसकी स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 100 odd नॉटिकल माइल्स, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। उनकी छोटी 2-man स्पीड बोट होती है, उन्होंने जाके सीधे उनके जहाज ठोक देने हैं। यहाँ उनका $1 बिलियन का नुकसान होगा और यहाँ पे उनका हार्डली few hundred thousands का नुकसान होगा, and there'll be lot of casualties. So US does want to capture, but it is definitely beyond the horizon for US to ever think of capturing the Straits of Hormuz. उसपे ईरान का ही सुपरमेसी रहेगा और उसने पूरी पर्शियन गल्फ की कंट्रीज को दिखा दिया कि तुमने यूएस को बुला लिया, देख लिया क्या हुआ, now you have to bow down towards me, only then we will talk. Therefore the US is just like बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना basically. 2 ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ है, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। ईरान के हमले से शिप के इंजन रूम को नुकसान हुआ है। ऑयल टैंकर को सुरक्षा दी जा रही थी यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस की तरफ से। IRGC के हमले पर ईरान ऑब्जर्वर की ये रिपोर्ट है। अगली खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। भारत ने किया ईरान के उपराजदूत को समन।
कॉमर्शियल टैंकर पर हमले पर आपत्ति जताई। कॉमर्शियल शिप पर हमले में एक भारतीय की मौत हुई है। 2 कॉमर्शियल शिप में मौजूद थे 30 भारतीय नागरिक। एमटी मोम्बासा पर सवार 18 भारतीयों में से 9 घायल हुए हैं। ईरानी हमले पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जाहिर है इंडिया के लिए एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी इस लिहाज से जुड़ा हुआ है। ईरानी हमले पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान। होर्मुज में 2 कॉमर्शियल जहाजों पर हमले को लेकर भारत ने चिंता प्रकट की है। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। यूएई में भारतीय मिशन इससे प्रभावित होगा। नाविकों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। नई दिल्ली में ईरान दूतावास के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया गया। हमले को लेकर ईरान के सामने भारत ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है। होर्मुज में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही पर जोर भारत की तरफ से दिया गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा को तत्काल रोकने की अपील की गई है। कॉमर्शियल शिपिंग और नागरिक ढांचे को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए, भारत की तरफ से कहा गया है। और अलबहिया और मोम्बासा पर 30 भारतीय, जैसा मैंने आपको बताया, सवार थे। अलबहिया पर 12 भारतीयों में 1 की मौत हुई है, 1 घायल, और मोम्बासा में 18 भारतीयों में 9 घायल और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। भारत की तरफ से ये ऐतराज, अब ये जो कहा जा रहा है, अब ये पूरी दुनिया के लिए कंसर्न, और इधर अभी पूर्णिमा जी कह भी रही थी कि इसमें क्यों नहीं पूरी दुनिया की तरफ से ईरान का गिरेबान थामा जाता, अमेरिका का गिरेबान थामा जाता, और ये कहा जाता है कि अब ये बंद होना चाहिए। ये क्या कभी हुआ है दुनिया में? क्या ये संभव भी है? ये एक परिकल्पना है या वाकई दुनिया को एकजुट होना चाहिए अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ आप एकजुट हो नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक हार्ड पावर नहीं है, वो बहुत तरह से, बहुत तरीकों से सॉफ्ट पावर है, जो उनके पॉलिसीज़ को, उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, उनके डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे यूरोप का ही एग्जाम्पल ले लीजिए ना, यूरोप चाह के भी ओपोज क्यों नहीं कर रहा है? जाहिर है क्योंकि उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म इनसे डिस्टेंस हो जाएगा। अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है भारत भी उसको ओपोज नहीं कर सकता है। फिर टैरिफ पॉलिसी ट्रंप साहब की आपने देखी है कैसे कर सकते हैं, तो अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो। हाँ, अमेरिका को, अमेरिकन, खासकर ट्रंप साहब को, अमेरिकन के जो पॉकेट से पैसा ज्यादा निकलेगा वही उनको डिटर कर सकता है। केवल अमेरिकी ही डोनाल्ड ट्रंप को थाम सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। पूर्णिमा जी, क्या यह जवाब मिल रहा है? और क्या वहां पर इस तरह की धारणा लोगों के बीच में मजबूत हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब रास्ते पर, पटरी पर लाना? मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले ईरान के बाद अब होर्मुज में ट्रंप का ऐलान। कार्गो शिप से 20% टैक्स वसूलेगा अमेरिका। ट्रंप ने कहा होर्मुज का संरक्षक बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ईरान अगर वहां पर कहे कि हमारे वाटर्स हैं, हमको देखने दीजिए, तो वो कब्जा कर रहा है, और अगर अमेरिका करे तो वो संरक्षक है, वो गार्जियन बन जाता है। अब जरा आगे चलिए। ट्रंप को होर्मुज टैक्स पर भड़का ब्राजील, अमेरिका को बताया समुद्री डाकू। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो बोले ट्रंप की योजना यूनाइटेड स्टेट्स को समुद्री डाकू बनाएगी, पायरेट बनाएगी। अब जरा देखिए होर्मुज में ट्रंप की रंगदारी। अमेरिका खुद को होर्मुज का संरक्षक घोषित करना चाह रहा है। ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू होगी। ईरान से जुड़े जहाजों पर सख्ती की जाएगी। ट्रंप ने कहा होर्मुज से गुजरने वाले जहाज से 20% शुल्क लिया जाएगा। होर्मुज में कार्गो की कीमत का 20% टैक्स वसूलेगा यूनाइटेड स्टेट्स। ये पैसा सुरक्षा और नौसैनिक निगरानी की लागत के तौर पर दिया जाएगा। ट्रंप का तर्क है समुद्री मार्ग की सुरक्षा कर रहे हैं तो इसका खर्च लेना भी बनता है। अब जरा देखिए ट्रंप की रंगदारी का किन देशों पर असर होगा। तेल गैस निर्यातक जो देश हैं उन पर सीधा असर पड़ेगा। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इराक, ये सब असर में आएंगे। तेल गैस आयातक देश इसमें असर में आएंगे। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सीधे सीधे असर में आएंगे। यानी 20% शुल्क लागू होने पर इन देशों के लिए तेल और दूसरा सामान मंगाना जाहिर है महंगा हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान कर रहा था तो गलत कैसे, और ट्रंप कर रहे हैं तो सही कैसे? ट्रंप जो करें बस वही सही। अमेरिका ये बात कई बार साबित करता रहा है कि उसे जो लगे वो बेशक अजम्पशन हो, लेकिन वही दुनिया का एक स्थापित सत्य माना जाना चाहिए। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले मामले में भी यही हुआ था। यहां देखिए जरा, पहले ईरान के टोल टैक्स का विरोध किया अमेरिका ने, अब खुद 20% टैक्स लगाया। क्विकली दिखाइए। पहले फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का अधिकार बताया था और खुद को अब होर्मुज का संरक्षक, गार्जियन, इस नाम पर 20% लेने की बात कर रहा है। ईरानी टैक्स को अवैध वसूली बताया था पहले, अब खुद रंगदारी वसूल करने का, ये 20% रंगदारी ही तो है, वसूल करने का ऐलान किया। होर्मुज को अंतरराष्ट्रीय वाटर रूट बताया था और अब ईरान का ब्लॉकेट करके सुरक्षा के नाम पर वसूली की जा रही है। ये जो हो रहा है ये बता रहा है कि अमेरिका का पहले सुर क्या था इस मामले में और अब
वो कैसे सुर बदलता जा रहा है। बहुत क्विकली पुनीत जी आपसे, क्या पूरी दुनिया में चोक पॉइंट्स पर अब इसी तरह की दादागिरी हो जाएगी? मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। देखिए, अभी तक आपने जितने भी मर्चेंट शिप्स पे अटैक देखे वो हुए टुवर्ड्स इंजन रूम, बिकॉज दे वांटेड टू डीकैपेसिटेट द वेसल्स प्रोपल्शन सिस्टम। अभी तक जो कार्गो स्पेसेस हैं, जो ऑयल टैंकर या गैस टैंकर है, वहां पे अटैक नहीं हुआ। लेकिन अगर यूएस ने ज्यादा दादागिरी दिखाई तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर ऑयल टैंकर एक VLCC जो कि 3.5 पौने 4 लाख टन लोड कर सकता है और लेडल टैंकर पे अगर आपने कार्गो स्पेसेस को उड़ा दिया तो इट विल बी अ कैटास्ट्रोफिकल थिंग एज फार एज द पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन इज कंसर्न। मरीन पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट बात सर। मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं आपको एक खबर बताने के बाद अब इसको कंक्लूड करूंगा। अभी तक ये इंजन रूम की तरफ ये फायरिंग हुई है, प्रोपल्शन को हिट किया गया है, लेकिन अगर कार्गो में जहां वो सब रखा है ईंधन वहां होगा तो आगे क्या होगा। ट्रंप के ऐलान के बाद फिर बढ़े कच्चे तेल के दाम। क्रूड ऑयल के दामों में 9% तक इजाफा, करीब $85 प्रति बैरल तक पहुंचा ब्रेंट क्रूड ऑयल। WTI क्रूड ऑयल की कीमत भी $80 प्रति बैरल के करीब। युद्ध से दुनिया में महंगाई और बढ़ेगी क्या? वैश्विक महंगाई 3.3% से बढ़कर 4% तक जा सकती है। वर्ल्ड बैंक इस बारे में चिंता जाहिर कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि फर्टिलाइजर्स की कीमत में 30 से 38% का उछाल आएगा। माल ढुलाई दरें दोगुनी हो गई, सप्लाई चेन की कॉस्ट और बढ़ गई है। गैस की वजह से यूरोप, जापान में महंगाई 4% तक बढ़ सकती है। युद्ध के चलते अमेरिका में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल से बढ़कर $85 प्रति बैरल तक पहुंचा। ट्रंप के टैक्स लगाने से दुनिया के शेयर बाजार 2% से ज्यादा गिरे। पूरी दुनिया में तबाही के लिए जिम्मेदार कौन? क्या डोनाल्ड ट्रंप? या फिर डोनाल्ड ट्रंप तो शांति के मसीहा हैं, शांति का नोबेल चाहते हैं। दुनिया की गड़बड़ असल में उनकी राह का रोड़ा बन रही। बहुत धन्यवाद करूंगा आप